तो चलिए आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ सेंटर ऑफ मास के एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल्स के बारे में और उनके 100 ट्रिक्स को सीखेंगे कि जो न्यूमेरिकल दिखने में बहुत बड़े आप लोगों को लगेंगे लेकिन आप सोल्व करने लगेंगे तो विद इन 2 और 3 लाइंस आप उनको सोल्व कर लेंगे। जो टेक्निक आप लोगों को बताई जाएगी, आप कन्वेंशनल तरीके से उनको सोल्व करेंगे तो 1 से 2 पेज आप लोग के भर जाएंगे, लेकिन जो ट्रिक आज आप लोग को जो बताई जाएगी विद इन सेकेंड्स आप उस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। और यही हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम की एक अप्रोच होनी चाहिए कि किस तरह से हमें उस राइट वे में सोचना चाहिए उस न्यूमेरिकल के बारे में, ताकि हम अपने टाइम को सेव कर सकें। देखिए पिछली जो क्लास थी उसमें मैंने बेसिक न्यूमेरिकल्स आप लोगों को सोल्व करवाए थे, और न्यूमेरिकल्स का जब आपने सोल्व किया तो एक अप्रोच आपको पता लगी कि कैसे हमारे पास में एक सेंटर ऑफ मास को हमें कैलकुलेट करना चाहिए। और उसके लिए मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी उसके ओरिजिन को डिफाइन करना। अगर ओरिजिन आप लोग डिफाइन कर पा रहे हैं तो मैं चाहे किसी भी पोजीशन पर मेरे पास में मास रखा हो, इजीली हम उसकी कैलकुलेशन कर पा रहे थे। मैंने एक आप लोगों को टेबल भी बनवाई थी और याद करने का एक तरीका भी सिखाया था कि आप सेंटर ऑफ मास जो हमारे पास में स्टैंडर्ड जो शेप्स होती हैं उनका आप याद रख लेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वो बार बार आपके न्यूमेरिकल्स के अंदर में देखने को मिलती है। मैंने वहां पर लिखवाया था टी। अगर आप लोग को आता है तो उसको जल्दी से राइट डाउन करें। CTHRSD क्या लिखवाया था मैंने? सिनेमा टाइम, ऋतिक रोशन, सनी देओल। ये मैंने उसका एक जो हमारे पास में याद करने का एक तरीका बताया था। और यहाँ से हम शुरू करते हैं उसका 2, 3, 4, और सभी के नीचे एक डिनोमिनेटर लगाते हैं। यहाँ भी डिनोमिनेटर, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है भाई। और नीचे फिर यहाँ से उल्टी हम गिनती शुरू करते हैं, 4, 3, 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है भाई, बार बार आपका यूज होगा, इसलिए मैं इसको हर क्लास के अंदर में रिपीट करूंगा। सेंटर ऑफ मास बहुत बड़ा चैप्टर है। इसी में अगले लेक्चर के बाद में मैं मोमेंटम कंजर्वेशन और मोमेंटम के बारे में बात करेंगे। उसके लिए मुझे सेंटर ऑफ मास की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और जब तक सेंटर ऑफ मास की नॉलेज नहीं होगी आप रोटेशनल मोशन की तरफ में मूव नहीं कर पाएंगे। तो अच्छे से इनकी अप्रोच कीजिए और इसको निकालना सीखिए। यहाँ पर 4, 3, 2 करवाया था, और यहाँ ये भी कहा था कि आप कुछ चीजें याद कर लें, जैसे यहाँ पर नीचे पाई याद कर लें, यहाँ पर 8 याद कर लें, और यहाँ पर आप 3 पाई याद कर लें। ठीक है, तो ये 3 चीजें आप लोग को याद रखनी थी। बाकी जितना भी बच गया वहां पर आर लगा दो। यहाँ पर बचा मेरे पास में आर लगा दो, ये आर लगा दो, यहाँ पर भी आर लगा दो। और जो 3 ये चीजें बच गई यहाँ पर मेरे पास में आर लगा दिया, और यहाँ पर आप एच लगा दोगे, और यहाँ पर भी एच लगा दोगे। तो ये टेबल मेरे पास में बन जाती है बेसिकली। अभी टेबल से क्या रिप्रेजेंट हो रहा है उसको सीख लो। सी से मतलब होता है कि हम बात कर रहे हैं कोन की। जो हमारे पास में कोन होता है उसका सेंटर ऑफ मास हमेशा जो उसकी हाइट होती है, मान लो कुछ इस तरह की उसका कोन बना हुआ है, और ये जो उसकी हाइट एच है तो उसके h/4 पर उसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। दूसरा मेरे पास में ट्रेंगल होती है, तो ट्रेंगल का जो सेंटर ऑफ मास होता है उसका हमेशा कहां पर करेगा, जो हाइट है उसकी h उसका h/3 पर लाई करता है। फिर हमने देखा कि एच से हमारे पास में होलो हेमिस्फीयर आ जाता है। कुछ इस तरह का मेरे पास में एक होलो से हेमिस्फीयर बना हुआ है, तो इसका रेडियस देखो यहाँ पर मेरे पास में r है। तो इस r/2 पर जो इसका सेंटर ऑफ मास है वो लाई करता है। या फिर जो हम बात करें इसकी, यहाँ पर मेरे पास जो होलो हेमिस्फीयर बना हुआ बेसिकली, तो r/2 पर उसका लाई करता है उसका सेंटर ऑफ मास। ठीक उसी तरह से r की बात करूँ तो ये मेरे पास में रोड है, कोई भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रोड है जिसका हमारे पास में लैम्डा हो सकता है, या फिर जो उसकी एक पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर आप लोगों को प्रोवाइड होगा। ठीक उसी तरह से ऐसे यहाँ पर क्या है हमारे पास में सॉलिड हेमिस्फीयर। ये हेमिस्फीयर है लेकिन ये पूरा क्या है, सॉलिड है। यानी कि इसके हर प्लेट के ऊपर में, इसके पूरे सरफेस के ऊपर में क्या भरा हुआ है, कुछ ना कुछ मेटल भरा पड़ा है, या फिर जो भी मटेरियल हमने यूज किया हुआ है वो एक पर्टिकुलर मास रखता है। और डी से हमारे पास में आता है हाफ डिस्क। कोई भी हाफ डिस्क आपने ली है, ये वाली डिस्क ली है, तो इसके ऊपर में मास जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहां पर लाई करेगा। जो इन सब चीज के अंदर में आपको ध्यान रखने वाली चीज है वो इस रेडियस की बात करना बहुत जरूरी है कि ये मेरे पास में रेडियस है। ठीक उसी तरह से डिस्क की बात करूं तो ये मेरे पास में रेडियस है, और इन्हीं की कैलकुलेशन के साथ में ये जो आर है इसको हमें डिफाइन करना होता है। अब कैसे आप लोगों से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है उसको देखो, एक ट्रेलर दिखाता हूं मैं आप लोगों को। मान लेता हूं कि मेरे पास में एक सरफेस है। देखो आज का वीडियो जो है वो ज्यादा बड़ा नहीं रहेगा, लेकिन हम अच्छे स्टैंडर्ड के न्यूमेरिकल इसके अंदर में सोल्व करेंगे, और एक अप्रोच आप लोगों को समझ में आएगी। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग नोट करें। एक स्क्वायर है, और 100 ट्रिक्स भी आपको सीखने को मिलेंगे इसके अंदर में कि कैसे हमें अप्रोच करना चाहिए। और इसी के ऊपर में हमने क्या लगा रखा है, एक ये लगा दिया भाई हमने, डिस्क लगा दी है। ठीक है, मतलब एक तरह की प्लेट है, और पूरे सरफेस के ऊपर में इसके मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है भाई। और ये जो प्लेट है यहाँ पर जो स्क्वायर दिया गया है इसका रेडियस है मेरे पास में ए। और ये जो लेंथ आप लोग को प्रोवाइडेड है इंटरनली यहाँ पर जहाँ ये सेमी डिस्क बनी हुई है, इसका रेडियस भी मतलब इसकी पूरी लेंथ है ए मेरे पास में गिवन है। ठीक है भाई। अब मैं आप लोगों से ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये बताओ कि इस पर्टिकुलर बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर लाई करेगा।
ठीक है। अब आपने अपने कन्वेंशनल मेथड से इसको सोल्व करो, और जो मैं मेथड आप लोगों को बताऊंगा उससे सोल्व करना बिल्कुल हमारे लिए इजी हो जाएगा इन क्वेश्चंस को सोल्व करना। अब जब भी आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं ना सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड, तो अपनी बेसिक जो शेप्स हैं उनके ऊपर में जाने की कोशिश करो। अब यहां पर क्या आपको समझ में आ रहा है कि एक मेरे पास में स्क्वायर है, ठीक है भाई, और दूसरा मेरे पास में डिस्क गिवन है, और इस क्वेश्चन के अंदर में एक चीज और गिवन थी, इसका सेंटर जो है वो यहाँ पर मिड पॉइंट में है, इस पॉइंट पर इसका सेंटर है, जो हम ओरिजिन मान के चलते हैं बेसिकली, यहाँ से सारी कैलकुलेशन है, तो क्वेश्चन के अंदर में गिवन था, और जनरली आपको एग्जाम के अंदर में ये मिलता है, जो भी ओरिजिन होगा वो इसके सेंटर को मान लिया, यानी कि इसके डायगोनल जहां पर कट कर रहे हैं हमने मान लिया कि वहां पर इसका ओरिजिन है, मतलब क्वेश्चन के अंदर में गिवन था। अब इसका सेंटर ऑफ मास आप लोगों से कैलकुलेट करने के लिए बोल रहे हैं। दूसरी चीज, जो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर है, मेरे पास में सरफेस है, जो सरफेस गिवन है, तो मैं इसका सरफेस का डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा मान लूंगा, क्योंकि एक तरह की प्लेट ही बनी हुई है ये, और प्लेट के ऊपर में क्या रहेगा, मेरा एक सरफेस होगा, सरफेस का एक डिस्ट्रीब्यूशन होगा जिसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, सरफेशियल डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से जानते हैं आप लोग, ठीक है भाई। अब जब भी इन क्वेश्चंस की अप्रोच करो तो अपने बेसिक शेप्स के ऊपर में जाओ। तो स्टेप वन, जो आपको बेसिक शेप दी गई हैं उनको आप डिफाइन कर लो। तो मुझे यहां पर दो शेप दिख रही हैं, एक यहां पर दिख रहा है मुझे स्क्वायर का शेप, और दूसरा यहां पर दिख रहा है डिस्क का शेप, ठीक है भाई। अब आप थोड़ी एक चीज और ऑब्जर्व करो, तो आपको पता होगा कि जो स्क्वायर होता है इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर लाई करता है, स्क्वायर जो होता है उसका सेंटर ऑफ मास कहां पर लाई करता है भाई। तो यहां पर अगर मेरे पास में स्क्वायर गिवन है, तो ये जो डायगोनल मेरे पास में मीट आउट हो रहे हैं, या फिर कहूं कि जो इसका सेंटर पॉइंट होता है, यही इसका क्या होता है, मेरे पास में इसका सेंटर ऑफ मास रहता है, यानी कि एक स्क्वायर के अंदर में जो ओरिजिन होता है वही उसका सेंटर ऑफ मास होता है, मतलब वहीं पर उसका सेंटर ऑफ मास लाई करता है, ठीक है भाई, यहां तक हमें समझ में आता है। डिस्क की बात करें तो जो है हमारे पास में ये सर्किल तो है नहीं, मतलब कंप्लीट तो है नहीं ये, और ये हाफ डिस्क है। अगर ये सर्किल होता तो क्या होता भाई, जो सर्किल होती मेरे पास में, अगर पूरी डिस्क आ जाती तो हमें हाफ ही क्यों पढ़नी पड़ रही है, अगर सर्किल आ जाती तो भाई इसके सेंटर में ऑटोमेटिकली लाई कर जाता। लेकिन चेंज कहां पर आ जाता है, जब हमारे पास में हाफ डिस्क मिलती है तो हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, उसके लिए फॉर्मूला में पता है इस डिस्क का। भाई मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमें जितनी भी मैंने शेप्स आप लोगों को पीछे बताई हैं, ये वाली सारी हाफ ही को लेकर क्यों बताई हैं, क्योंकि अगर फुल मिल जाती हैं तो वो एक सिमेट्रिक फॉर्म बन जाएगा, तो सिमेट्रिक फॉर्म का हमेशा उसका सेंटर जो होता है वहीं पर उसका सेंटर ऑफ मास लाई करता है। तो हमारे लिए जब डिफिकल्टी लेवल बढ़ाना हो तो हम हाफ डिस्क की प्रोवाइड करते हैं। तो ये मैंने एक तरफ तो आसान बना दिया और दूसरी तरफ मैंने उसको हाफ डिस्क बना दिया। देखो, जो अप्रोच आपको सीखनी है ना, ये सीखने के बाद आप कितने भी न्यूमेरिकल बना लो यार, खुद अपने आप में टीचर बन जाओगे आप, उसको न्यूमेरिकल आप दिमाग में, अच्छा ये शेप बनाइए, अभी मैं ट्रायंगुलर इसके साथ में जोड़ देता हूँ, अभी मैं हाफ डिस्क जोड़ देता हूँ, अभी हॉलो जोड़ देता हूँ, कुछ भी जोड़ो, मुझे क्या मतलब उनसे। मुझे तो अपनी एक स्टेप वन की अप्रोच पता है कि जो भी मेरे पास में सरफेसेस हैं जो हम फेमिलियर हैं उनको तोड़ लो, आप वहां से अलग कर लो। तो यहाँ डिस्क का जो हमारे पास में आएगा दैट विल बी इक्वल टू 4r/3 पाई, इतना हमें समझ में आता है कि इनके सेंटर ऑफ मासेज ऐसे लाई करते हैं। अब बात करें कि इसके ओरिजिन को लेके कि ये ओरिजिन मिलेगा कहां पर। दूसरा बात करूं, इसका आर मुझे कैलकुलेट करना जरूरी है कि ये आर है क्या। चलो इस क्वेश्चन को हम कंटिन्यू करते हैं। तो मैं m1 की बात करूं, इस मास की बात करें जो हमने स्क्वायर यहां पर कंसीडर किया, ये वाला, इसके मास को देखो, तो मास हमारे पास में आएगा दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा इंटू में ए स्क्वायर। अब आधे से लोगों को तो ये समझ में नहीं आया कि सिग्मा कहां से आ गया, ए कहां से आ गया। भाई इस सरफेस का डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर क्या है, सिग्मा, और इस पूरे का एरिया क्या है, ए स्क्वायर। ये कहां से आ गया भाई, अरे भाई इसकी साइड ए गिवन है ना, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर ही तो होता है, यानी कि जो साइड्स होते हैं उनका मल्टीप्लिकेशन कर दो आप लोग, तो ए स्क्वायर मेरे पास में एरिया आ गया। तो टोटल मुझे अगर इसका मास निकालना है कि मास कितना डिस्ट्रीब्यूट है, तो ये सिग्मा बेसिकली बताता क्या है, केजी पर मीटर स्क्वायर। पिछली क्लास के अंदर में, पहली क्लास के अंदर में मैंने ऐसी समझाई थी कि बार बार इनकी जरूरत पड़ेगी भाई, आप इनसे फेमिलियर हो जाओ, नहीं होगे तो समय के साथ में आपको बनना पड़ेगा इनके साथ में फेमिलियर, अब नहीं तो इलेक्ट्रोस्टैट में, ठीक है। तो अभी से फेमिलियर होना सीख लो इनसे कि जब भी मेरे पास में सरफेशियल कोई भी चीज आती है तो मुझे सिग्मा यूज करना होता है, वॉल्यूमेट्रिक आएगी तो मुझे रो यूज करना है, और जब लेंथ वाइज आता है तो मुझे लैम्डा यूज करना होता है। तो ये हमारे पास में, क्योंकि पूरे सरफेस के ऊपर में मास डिस्ट्रीब्यूट है, क्योंकि मैंने एक प्लेट के फॉर्मेशन यहाँ पर ली है, तो सिग्मा इंटू में ए स्क्वायर, यानी जो प्लेट मेरे पास में गिवन थी, इस प्लेट का मास मुझे पता लग गया सिग्मा ए स्क्वायर। अब किसी के दिमाग में यह आया होगा कि भाई आप ऐसा कर क्यों रहे हो, अरे भाई दो शेप मेरे पास में गिवन है, आपको सेंटर ऑफ मास निकालना आता है। अगर कोई भी ओरिजिन है,
और ये ऑब्जेक्ट मेरे पास में यहां पर रखी है m1। तो मैं इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का, खाली एक ऑब्जेक्ट मेरे पास में रखी है, मैं इस ओरिजिन से फाइंड आउट करूं इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, तो जहां पर ये पोजीशन होती है यही इसका सेंटर ऑफ मास होता है। ठीक उसी तरह से अगर मैं दूसरी ऑब्जेक्ट कंसीडर करूं यहां पर जिसका मास है m2, और मैं इसका सेंटर ऑफ मास पूछूं ओरिजिन से, तो आप कहेंगे कि भाई इसका सेंटर ऑफ मास तो यहीं लाई कर रहा है, यानी कि R2 पोजीशन पर। लेकिन अब मैं कहूं कि ये दोनों को मैंने इकट्ठा कर लिया, ये पूरे दोनों को मिलाकर मैंने एक सिस्टम बना दिया, दोनों को कंबाइन कर दिया मैंने। भाई ये अलग था मेरे पास में मार्कर, इसकी अलग पोजीशन थी, इसका अलग पोजीशन है। अब मैंने कहा कि भाई ये दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है सिस्टम, मतलब सिस्टम में कितनी भी दूरी पर ये आपस में हो सकते हैं, लेकिन ये दोनों को मैंने कंसिडर कर लिया। तब आप लोगों को जरूरत पड़ती है इन मासेस का कंसिडरेशन करके इनके कोई ना कोई सेंटर ऑफ मास को कंसिडर करने की। भाई मैं इन दोनों को चिपका दूं, पहले तो मैं पेन की बात करूं तो इसका कहीं ना कहीं एक सेंटर ऑफ मास होगा जहां पर मैं इसको बैलेंस कर पा रहा हूं। ठीक उसी तरह से इस माउस का एक सेंटर ऑफ मास होगा जिसको मैं बैलेंस कर पा रहा हूं। लेकिन अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं और फिर मैं इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करने की कोशिश करूं, तो ना तो ये इसके बराबर आएगा जो m1 का आ रहा था, ना वो m2 का आएगा, वो इस पूरे सिस्टम का आएगा और वो किसी भी पोजिशन पर हो सकता है। तो मेरी अप्रोच वही है जो सो ट्रिक मैं आपको सिखाना चाह रहा था, कि दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स आप कंसीडर कर लो, एक मैंने स्क्वायर कंसीडर कर लिया और दूसरा मैंने डिस्क कंसीडर कर लिया, और दोनों के सेंटर ऑफ मास को आप कैलकुलेट कर लो, और वो सेंटर ऑफ मास कहां से आएंगे, आपके ओरिजिन से आएंगे। तो आपका जो पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है वो इजीली आप निकाल लेंगे। देखो कैसे, ये m1 की मुझे पता लग गया कि इस बॉडी का मास कितना है और ये कहां पर रखी है, क्योंकि हमने कहा था कि जो सेंटर होता है हमारे पास में, जो स्क्वायर होता है उसके सेंटर पर लाई करती है। तो हमें पता लगा कि इस ऑब्जेक्ट की दूरी, मतलब इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो इसके ओरिजिन पर है, और ओरिजिन पर ही हमने इसका जो सेंटर ऑफ मास मान लिया है। तो जो इसकी पोजीशन आएगी x1 दैट विल बी इक्वल टू 0, यानी कि उसकी पोजीशन 0 0 है। लेकिन मैं डिस्क की बात करूं तो डिस्क के केस में थोड़ा सा मुझे चेंज देखना पड़ेगा। पहले तो मुझे इसके m2 की बात करनी पड़ेगी, यानी कि इस डिस्क का मास कितना है भाई, तभी तो मैं फाइंड आउट कर पाऊंगा अपना जो फॉर्मूला m1 इंटू में x1 प्लस में, क्या फॉर्मूला था, m1 x1 प्लस में m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस में m2, यही तो फॉर्मूला होता है सेंटर ऑफ मास निकालने का, तभी तो मैं उसको अप्रोच कर पाऊंगा। तो ये पहला क्वेश्चन करवा रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा मैं कंसेप्चुअली इसके अंदर में लेके जा रहा हूं, ताकि आपको एक क्रिस्टल क्लैरिटी आ जाए कि किस तरह से क्वेश्चंस को अप्रोच करनी है आप लोगों को। करने को तो मैं ये 1 सेकंड का क्वेश्चन नहीं है ये, लेकिन आपको समझाना बहुत जरूरी है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसके अंदर में टाइम दे रहा हूँ। आगे तो आप दौड़ेंगे इन क्वेश्चन के अंदर में। m2 की बात करें तो m2 कितना आ जाएगा भाई, यहां पर मेरे पास जो m2 आएगा, तो इस डिस्क को कंसिडर कर लो आप, ये मेरे पास में डिस्क बनी हुई है जिसका रेडियस कितना है, ये टोटल ए था मेरे पास में, टोटल जो इसका मैंने उठाकर यहां से उठाया, तो ये डिस्टेंस जो आपको मिल रही है दिस इज ए। ठीक है भाई, लेकिन मुझे इसके रेडियस से मतलब है, तो ये हो गया मेरे पास में a/2 इसका रेडियस, क्योंकि ये हेमी सर्किल है, मतलब हाफ सर्किल बना हुआ है इसके अंदर में, तो इसका जो एरिया आएगा टोटल सर्किल का मेरे पास में होता है पाई आर स्क्वायर, और क्योंकि ये हेमी बना हुआ है मतलब आधा बना हुआ है, तो ये हो गया मेरे पास में 2। अब बात करें कि आर कहां से लेकर आए, ये तो हो गया इसका एरिया, और कितने डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि सेम पैरामीटर सिग्मा यूज किया गया है, तो सिग्मा मेरे साथ में इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो सिग्मा इंटू में ए स्क्वायर जो इसका एरिया आया था। अब आ जाओ इसकी वैल्यूज को पुट डाउन कर लो, पाई आर की वैल्यू कितनी आ रही है भाई, तो आर की वैल्यू यहां पर आप लोग के पास में बनी है a/2, यानी ये आ गई मेरे पास में a/2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू में सिग्मा। तो ये टोटल मास मेरे को पता लग गया इस ऑब्जेक्ट का ये। तो अब मैं इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूं, क्योंकि मेरा मेन मोटिव ये था कि मैं अपना ये फॉर्मूला लगा सकूं m1 इंटू में x1 प्लस में m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस में m2। लेकिन ये मेरा वैलिड कब था, जब ये मासेस क्या हो, अपने आप में पॉइंट मास हो, और मैंने वो अपना अचीव कर लिया। कैसे किया, इसका सेंटर ऑफ मास अलग डिफाइन कर दिया, इसका सेंटर ऑफ मास अलग डिफाइन कर दिया, तो ये मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट ये बन गया और दूसरा ऑब्जेक्ट ये बन गया। ठीक है भाई, अब कहानी समझो। अब इंपॉर्टेंट कहानी यहां से शुरू होती है कि मान लेता हूं कि ये मेरे पास में ओरिजिन है, यहां पर ओरिजिन है, और इस पोजीशन पर मेरा मास रखा हुआ है m1, और ये क्या था, अपने आप में ओरिजिन था। 0 0 हमने इसको कंसिडरेशन दे दिया क्योंकि ये ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास यहां पर लाई कर गया। ठीक है भाई, अब दूसरा मास जो है वो कितनी दूरी पर है, पहली चीज ये जो डिस्टेंस बनी हुई है मेरे पास में यहां से, देखो जो सेंटर ऑफ मास था ये वाला, इस ओरिजिन से ये हाफ पॉइंट इधर है और हाफ यहां पर है, तो ये जो दूरी बनी है दिस इज a/2, ये है कि नहीं, a/2 समझ आया कि नहीं आप लोगों को, कहां से लिखा मैंने, ये जो पॉइंट था मतलब जो स्क्वायर मैंने यहां पर कंसीडर किया था, जो स्क्वायर आप लोगों ने बनाया हुआ था उसका सेंटर ऑफ मास यहां कहीं लाई कर रहा था,
टोटल इसकी लेंथ थी a मेरे पास में, क्योंकि ये बीचों बीच इसके पास में आ रहा है तो ओरिजिन से ये दूरी जो बनी है वो यहां पर बनी है a/2। क्यों निकाल रहा हूं? क्योंकि मुझे इस x2 की डेफिनेशन मतलब इस x2 को डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि ये x2 वो दूरी है जो m2 के सेंटर ऑफ मास की है। कहां से? ओरिजिन से। ये वर्ड समझ आता है कि ओरिजिन से m2 मास के सेंटर ऑफ मास की दूरी है वो। तो इस x2 के लिए मैं बात कर रहा हूं ओरिजिन से। तो ये दूरी तो मुझे समझ में आ गई है यहां पर कि ये बन गई है a/2, यानी कि यहां तक मैं पहुंच गया हूं इसके एंड तक। अब ये आगे की दूरी कितनी होगी? जो यहां से यहां तक की बनेगी। भाई यही तो होगा ना कि जो पॉइंट हमने लिया है ये वाला, यहां का इसका सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा होगा। किसका? जो ये हमने डिस्क बनाई हुई है, और इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर लाई करता है? तो आपको बिल्कुल पता है कि इसका जो फॉर्मूला अभी हमने देखा था कितना होता है भाई? 4/3 पाई, 4/3 पाई इंटू में आर। भाई अभी पहले पेज पर ही हमने ये सीखा ना कि जो हमारे पास में डिस्क होती है उसका होता है 4r/3 पाई। और ये r मैंने कहा था कि इसके लिए बिल्कुल मैं यहां पर सिंबल कुछ भी डालूं, लेकिन आपके दिमाग में कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये होता है जो डिस्क होती है उसका रेडियस। जो डिस्क है उसका रेडियस है, चाहे मैं उसको छोटे आर से लिखूं चाहे बड़े आर से लिखूं, इट डजेंट मैटर। तो यहां से मेरे पास में जो वैल्यू आएगी इस आर की, दैट विल बी इक्वल टू ये डिस्क जो बनी हुई है, ये वाली डिस्क। तो ये इसका सेंटर था, तो ये दूरी बनी हुई थी a/2। तो यहां से आपके पास में लिख दिया ये a/2। तो टोटल आपको डिस्टेंस पता लगी कि यहां पर मेरे पास में मास रखा है m2। क्या अब वो आपका सिंप्लीफाइड वर्जन वाला क्वेश्चन नहीं बन गया जो आप पहले करते थे? m1 इंटू में x1 प्लस m2 इंटू में x2 डिवाइड बाय m1 प्लस में m2। चलो अब शुरू करते हैं इसके सेंटर ऑफ मास को लेकर। तो सेंटर ऑफ मास कहां पर लाई करेगा? क्योंकि x में जा रहे हैं तो x वाला ही रहेगा खाली इसके अंदर में। m1 मास ये आ गया। इसका सेंटर ऑफ मास ओरिजिन से कितनी दूरी पर है? क्योंकि हमने मान रखा है कि जो ओरिजिन है वहीं पर हमारा m1 रखा हुआ है, उसी का सेंटर ऑफ मास है, तो दिस डिस्टेंस इज 0। ठीक है भाई, कोई इशू नहीं इसके अंदर में। अब बात करें m2 की, तो m2 मेरे पास में आ गया, और x2 कितनी दूरी पर है? ये देखो a/2 तो ये हो गया यहां से यहां तक की डिस्टेंस, और ये 4a/6 पाई ये हो गया। तो टोटल m2 की डिस्टेंस कहां से? ओरिजिन से। तो इसकी डिस्टेंस मुझे पता लगी कि ये दूरी है यहां से ओरिजिन से ये वाली। तो टोटल कितना बन गया? ये a/2 प्लस 4a/6 पाई। ठीक भाई, तो यहां से हमने लिख लिया a/2 प्लस में 4a/6 पाई। ये क्या आ गया? ये वो x2 आ गया है, यानी कि m2 मास के सेंटर ऑफ मास की दूरी कहां से? ओरिजिन से। और ओरिजिन मैंने कहां पर मान रखा था? ये वाला। तो ये वैल्यू हो गई है। अब नीचे डिनोमिनेटर में क्या लिखूं मैं? मासेज लिख दूं m1 प्लस में m2। अब कुछ नहीं बचा भाई, यहां पर आप m2 की वैल्यू रखो जो सिग्मा की फॉर्मेशन में आपने निकाली थी, ये वाली, और x2 की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ही ली है। यहाँ पर दोनों मासेस को आप लिख दो और सिंप्लीफाई है। अब आप इसकी वैल्यूज को इजीली सोल्व कर लेंगे, जो भी आपका आंसर आएगा आप उसको देख लेना। यानी m2 यहाँ पर पुट करो, m1 की वैल्यू यहाँ पर पुट करो, m2 की वैल्यू यहाँ पर पुट करो। मेन जो अप्रोच मैं आप लोगों को सिखाना चाह रहा था इस क्वेश्चन से, वो आपको ये ध्यान देना है कि मेरे पास में बॉडी तो बहुत बड़ी दे रखी है इन्होंने, मुझे उनको तोड़ना आना चाहिए। और तोड़ने के लिए मुझे अपने बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि भाई मेरे पास में कुछ डेफिनेट शेप्स होती हैं, मैं उनके अंदर में तोड़ लूं तो मेरे लिए उनका सेंटर ऑफ मास निकालना इजी हो जाता है। अब एक पॉइंट आप लोगों ने अगर क्लिक किया हो तो मैंने ये क्यों लिखा है इसके अंदर में, ये वाला, ये अगर आप समझ पा रहे हो, ये अभी मैं जिसको रेड सर्कल कर रहा हूं ये वाला, ये भाई आपको इतना वाला हिस्सा जो है ना, ये वाला जो हिस्सा, ये मैंने उस हाफ डिस्क का लिखा है कि उसका सेंटर ऑफ मास कहां पर लाई कर रहा है। तो उसका सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट से, मतलब जो आपने पॉइंट माना हुआ है उसका सेंटर जो माना हुआ है, वहां से 4/3 पाई इंटू में 8 डिस्टेंस पर लाई करता है। तो हमें समझ में आया कि a/2 तो ये उस स्क्वायर के अंदर में है, ये बॉडी, ये वाली जो स्क्वायर के अंदर में बॉडी है वही है, और ये जो मेरे पास में डिस्क बनी हुई है उसका सेंटर ऑफ मास यहां पर लाई कर रहा है। तो मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो इसके सेंटर ऑफ मास की दूरी आ जाएगी। तो दो ऑब्जेक्ट्स के अंदर में आपको तोड़ना आना चाहिए। बस अब क्या बचा, इसके अंदर वैल्यूज रखो और आपका आंसर है। अब चाहो तो आप इसके अंदर में कितने न्यूमेरिकल कर लो, एक और दे देता हूं मैं आप लोगों को, अप्रोच करो आप इसी को। मान लेता हूं कि एक स्क्वायर है मेरे पास,
अब अप्रोच आनी चाहिए आप लोगों को, बस खत्म होगी कहानी जितनी भी सेंटर ऑफ मास की। अब क्वेश्चन चलेंगे, दुनिया भर के क्वेश्चन कितने कर लो इसके अंदर में यार। ये इसके ऊपर मैं ट्रायंगल बना दिए। अब मैं करवाऊंगा नहीं इसको, सिर्फ आप लोगों को एक अप्रोच बता दूंगा क्या करनी है, आप उसके बाद में इसको सोल्व कर लेना। ये जो डिस्टेंस है मतलब स्क्वायर है, और ये मेरे पास में ए रेडियस दिया है, मतलब ए उसकी साइड है, तो ये भी ए गिवन होगी। ठीक है भाई, यहां पर मेरे पास में ये इसकी हाइट जो है वो h है, ये हमने मान लिया इसको h है। और क्या करें इसके अंदर में कुछ दे दें, और पूरा प्लेट मतलब वो है ये इसके सरफेस पे हमने मास माना हुआ है, पूरा सरफेस डिस्ट्रीब्यूट मास डिस्ट्रीब्यूट है इसकी पूरी ऑब्जेक्ट पूरी बॉडी के ऊपर में। और इसका जो पैरामीटर है वो मैंने दे दिया सिग्मा। अगर नहीं भी गिवन हो तो आप अपनी तरफ से मान भी सकते हैं इसको। और मैंने इस ऑब्जेक्ट का पूछा है सेंटर ऑफ मास। अब क्या रह गया भाई इसके अंदर में, और यहाँ पर मैंने मान लिया इसका ओरिजिन है 0 0 पर, ये 0 0 पर इसका ओरिजिन हमने मान लिया, बीच में जो इसके मिडिल पॉइंट है। सेम वही अप्रोच करनी है आपको। पहला आपको ये पता करना है स्टेप 1 कि ऑब्जेक्ट्स को तोड़ो, आपकी जो नॉन चीजें हैं उसके अंदर में। तो आपको समझ में आया कि एक मेरे पास में ट्रायंगल बन रहा है, और दूसरा यहां पर बन रहा है हमारे पास में स्क्वायर। ठीक है, एक ट्रायंगल और एक स्क्वायर आ गया, ये रेक्टेंगल बन गया ना, कोई नहीं स्क्वायर बना देते हैं भाई, समझ जाओ। इतनी तो फीलिंग आ ही गई होगी कि भाई क्या करना है अपने को। अच्छा, अब इस ऑब्जेक्ट का मास आपको फाइंड करना है, तो पहले इसका एरिया निकालना आना चाहिए आपको, जो ट्रायंगल है। तो मैं सीधा लिख रहा हूँ m1 दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा इंटू में ए स्क्वायर, मतलब ए इन द सेंस कि उसका एरिया, जो भी एरिया आप लोगों के पास में आएगा हाफ इंटू में परपेंडिकुलर और बेस वाली जो फॉर्मूला होता है उसका थ्रू करके आप इसको पुट डाउन करेंगे। स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है, ये ए स्क्वायर से कंफ्यूज मत होना भाई, ये मैं कट करके ना इसको लिख देता हूँ, सिग्मा इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल। अप्रोच बता रहा हूँ जो करनी है, जो पिछले क्वेश्चन में किया वो ही करना है। ये तो सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड है कि अब आपको अपना सोचने का दायरा खोलना है कि हाँ अब मुझे साफ साफ दिखनी चाहिए ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, स्क्वायर का क्या आएगा m2 मान लो इसको, और इसका मास कहां पर है सिग्मा इंटू में, क्योंकि ये स्क्वायर है तो इसका आ गया ए स्क्वायर आ गया। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे पास में ट्रायंगल होती है इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर लाई करता है, सेंटर ऑफ मास वो होता है हमारे पास में h/3 पर। और इसका कहां पर सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है, इसका ओरिजिन पर ही लाई करेगा, क्योंकि वो सेंटर पॉइंट हमने माना हुआ है। बस इसके बाद बचा क्या, इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करो। ये मेरे पास में कितना हो गया a/2, और ये h हो गया, तो a/2 प्लस में h/3, ये पोजीशन आ जाएगी, ये अपने आप में एक पॉइंट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ये अपने आप में पॉइंट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। यहाँ पर आपका ओरिजिन हो गया 0 0 पर, ये दूरी आपको फाइंड करनी है, तो ये हमारे पास में a/2 होगी। और ये जो ऊपर ट्रायंगल का जो सेंटर ऑफ मास होगा ये होगा h/3 की डिस्टेंस के ऊपर में। दोनों को ऐड ऑन करो, और वो हमारा जो बेसिक फॉर्मूला है m1 इंटू में x1 प्लस में m2 इंटू में x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस में m2 उसके ऊपर में रख दो। इसके अंदर में बिल्कुल आपको केयर रखना है कि m1 का दूरी मतलब जो मास है उसके सेंटर ऑफ मास की दूरी x1 है, कहां से, ओरिजिन से, क्योंकि हमने ओरिजिन जो माना हुआ है x2 जो ऑब्जेक्ट है जिसको m2 मैंने गिवन है, स्क्वायर जो माना हुआ है, तो ये खुद ओरिजिन पर रखा है, तो ये वैल्यू इसकी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, a/2 प्लस में h/3 आ जाएगी। बस नॉर्मल अब कैलकुलेशन बची है। इसके अंदर में न्यूमेरिकल वैल्यू डालना चाहे तो न्यूमेरिकल डाल दो भाई। a की वैल्यू दे देता हूँ मैं, हमारे पास में 6 गिवन है, और h की वैल्यू मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ 8 मीटर है। कर लो भाई सोल्व, कुछ नहीं रखा भी इन क्वेश्चंस के अंदर में, बस आपको क्लैरिटी आनी चाहिए ऑब्जेक्ट्स को तोड़ने की, पूरी बड़ी बॉडी को दो छोटे छोटे पॉइंट्स ऑब्जेक्ट के अंदर में बनाने की। और दोनों के देखो, बहुत से लोग ना एक गलती यहाँ पर ये कर देते हैं जो कॉमन है इसके अंदर में, वो इस हाइट को h/3 ना मान के केवल सीधा h मान लेते हैं। कॉमन सेंस है, और ह्यूमन है तो भाई गलती कर भी देते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि इसका जो हाइट है वही हमारा सेंटर ऑफ मास है। अरे भाई ये तो देख लो कि इसका शेप कैसा है, ये शेप मैंने जो प्रोवाइड किया है वो एक ट्रायंगुलर शेप दिया है। तो इस पूरी बॉडी का डिस्ट्रीब्यूटेड मास जो है ना वो एक जगह पे एक्यूमुलेट होगा, और वो इस पॉइंट से जो यहां पर मैंने पॉइंट ऑब्जर्व किया ना, ये वाला जो बेस लाइन बनाई हुई है, इससे h/3 हाइट पर रहेगा, यानी कि यहां कहीं रहेगा। तो मुझे इस h/3 से मतलब है, इस पूरी h से मतलब नहीं है, चाहे मैं 8 मीटर दो चाहे 20 मीटर दो, कुछ भी दो, मुझे इसको 9 कर लो यार, थोड़ा इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए कैलकुलेशन करना। ये 9 मैंने प्रोवाइड कर दिया, क्योंकि h/3 तो आपका 3 यहाँ पर ये हाइट आ जाएगी, तो कैलकुलेशन करना इजी हो जाएगा आप लोगों को। सिग्मा की वैल्यू मान लो 2 kg/m², मान लो, कर लो सोल्व इसको। क्या बच गया इस क्वेश्चन के अंदर में यार, सिंपल से क्वेश्चन है, डरते रहते हो आप लोग, सेंटर ऑफ मास समझ नहीं आता। ठीक है, इसी तरह से रोड बेस्ड क्वेश्चन भी आप लोगों को मैं दे सकता हूं इसके अंदर में, और करना है आप लोगों को तो कर लो भाई।
एक स्क्वायर है और इसके ऊपर में होलोस्फेयर टेक देते हैं। लो भाई होलोस्फेयर लगा दो। क्या करेगा एग्जामिनर, कहाँ से उठाएगा क्वेश्चन? कहीं हमारे कॉन्सेप्ट से बाहर जाएगा क्या? कभी नहीं जा सकता, अगर अच्छे से आप लोग उसकी अप्रोच रखते हैं तो। ये मैं वैल्यूज आप लोगों को प्रोवाइड कर देता हूँ। ये टोटल जो है मेरे पास में आर कितना होगा हेमिस्फीयर का, हमारे पास में जो हेमिस्फीयर होता है उसका r/2 होता है ना। होलो दिया है, दूसरी बार आप इसको अपना सॉलिड मान के चल लेना। कितने क्वेश्चन कर लो यार इसके अंदर में। ये आर था, इसकी वैल्यू मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ 8 मीटर है। ठीक है, ये छोड़ो इसको। ये हमारे पास में 16 मीटर की साइड है, तो ये अपने आप ही 8 ही बन जाएगी। और सिग्मा जो वैल्यू है, मैं यहाँ पर रट के नहीं आया हूँ क्वेश्चंस को, बस आप लोगों के सामने डिजाइन कर रहा हूँ और आपको सीखने। 2 kg/m² इसके अंदर में इसका मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आपको बताना है इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर लाई करेगा। सेम वही चीज, और यहाँ पर इसका ओरिजिन लाई कर रहा है 0 0 पर। कर लो भाई इसको। सेम वही चीज आपको करनी है, पहले m1 कैलकुलेट करो, फिर इसका सेंटर ऑफ मास जो ऑब्जेक्ट थी उसको तोड़ो। दूसरा m2 मास का जो दूसरा ऑब्जेक्ट आप लोग को मिलेगा, एक होलोस्फीयर मिल गया, एक आपको स्क्वायर मिल गया, उसका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करो। फिर जो ओरिजिन माना हुआ है वहां से उसके सेंटर ऑफ मास की दूरी फाइंड आउट करो, m1 मास की और m2 मास की। कोशिश ये किया करो कि जो हमारे पास में बेस होता है उसको आप m1 मान लो, और जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको m2 मान लें, तो ज़्यादा इजी हमारे लिए हो जाते हैं। क्योंकि हम ये मान लेंगे कि यहाँ पर मेरे पास में m1 रखा है जो कि ओरिजिन पर रखा है 0 0 पर, और इसको इजीली कैलकुलेट कर लो। ठीक है, जो सिंप्लीफाइड वर्जन हो, मतलब जिसका ओरिजिन पर लाई कर रहा हो, उसको कोशिश करो कि m1 पर मान लो। आप करने को तो कैसे भी सोल्व कर सकते हैं, आपका आंसर वही आएगा। ठीक है, लेकिन ये जो m1 आप लोगों ने निकाला है यहां से आप कैलकुलेट करोगे तो इस ओरिजिन से सेंटर ऑफ मास आएगा। और दूसरे वाले केस में आपने m2 मान लो यहां से कैलकुलेट करोगे तो इसका सेंटर ऑफ मास इस पोजीशन से आएगा। तो बेटर है कि हम ओरिजिन से अपनी कैलकुलेशन को कैरी आउट करें। तो क्या रहेगा इस क्वेश्चन के अंदर में, सेम है, वैल्यूज को पुट करो आंसर निकल जाएगा। अप्रोच आपको यही रखनी है, पीछे जो मैंने सिखाई आप लोगों को, कि पहले जो m1 है उसको फाइंड आउट किया, m2 है उसको फाइंड आउट किया, फिर सेंटर ऑफ मास है उसको फाइंड आउट किया, दूसरे का सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट किया, और फिर उसकी दूरी सेंटर से कितनी बनेगी। ये ओरिजिन जो आपने माना हुआ है ये तो ठीक है भाई, नीचे वाली ऑब्जेक्ट का मेरे पास में बन जाएगा, नीचे वाली ऑब्जेक्ट का इस केस के अंदर में ये बन जाएगा। लेकिन जो ऊपर होलोस्फीयर है उसका तो r/2 पर आएगा ना, तो 16 ये हो गया, सॉरी ये मेरे पास में 8 हो गया, और 8 ही ये ऊपर जाएगा। क्यों 8 ऊपर जा रहा है भाई, ये 8 हो गया नीचे, 8 ही ऊपर जा रहा है क्योंकि जो होलोस्फीयर होता है उसका सेंटर ऑफ मास r/2 पर लाई कर रहा है। और r/2 का मतलब है कि ये जो रेडियस है ना, ये वाला जो रेडियस, इसका आधा, तो इसका आधा हमारे पास में कितना आएगा, सॉरी ये वाला जो रेडियस गिवन है 8 गिवन है ना, इसका रेडियस तो 8 गिवन था, हाँ, तो ये 8/2 आएगा, यानी कि 4 आ जाएगा। तो 8 + 4 इसका 12 की जो हमारे पास में ओरिजिन से डिस्टेंस आ जाएगी, यानी कि ये जो डिस्टेंस बनी है मेरे पास में x2 की डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, तो आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को कर लेंगे, बार बार इसको चीज़ों को रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट केस के अंदर में आप करना चाहें तो इसको जो आपने माना था नीचे स्क्वायर मान लो, स्क्वायर नहीं मानते तो आप ट्रायंगल मान लो भाई, ये ट्रायंगल मान लो, और इसके ऊपर में मान लो अपना स्क्वायर, सॉलिड स्फीयर मान लो, होलो स्फीयर मान लो, जो भी आप लोग को मान रहा है आप लोग उसके मान सकते हैं। ठीक, ये जो इसकी लेंथ गिवन है, ये जो ट्रायंगल है इसकी लेंथ आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर देता हूँ 8 मीटर, इसका जो डायमीटर है मतलब साइड जो है उसकी 8 मीटर प्रोवाइड कर दी है। और ओरिजिन भी हमने मान लिया कि इसका जो ओरिजिन है वो यहाँ कहीं लाई कर रहा है, या इसकी दूरी के ऊपर में कितना आ रहा था, इसका जो भी इसका रेडियस आएगा, मतलब आप इसकी साइड के अकॉर्डिंग मान लो, ए मेरे पास में साइड हो गई है, और इसका जो सरफेस है डिस्ट्रीब्यूशन वो सिग्मा आप लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं, और इसका सेंटर ऑफ मास आप कैलकुलेट करेंगे। तो आप इजीली जो आपको अप्रोच सिखाई गई है ना उसी से आप कर सकते हैं। ये हाइट जो है वो h मान लो, बस इसको करो सोल्व, आंसर आ जाएगा। इस पूरा सॉलिड बॉडी है, एक जो ट्रायंगल भी गिवन है वो भी अपने आप में एक सॉलिड बॉडी आप लोग को प्रोवाइड है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारे पास में टाइप आते हैं वो आते हैं हमारे पास में कैविटी प्रॉब्लम्स। बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी क्वेश्चन इसके अंदर में आते हैं, और मैक्सिमम लोगों को मैंने देखा है क्वेश्चन छोड़ के चले जाते हैं। कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस के अंदर में, वन स्टेप कैलकुलेशन है, सीखेंगे उसको। देखो कैविटी प्रॉब्लम जो होती है उसके अंदर में हमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना होता है। मान लो कि मेरे पास में सीधा क्वेश्चन से शुरू करते हैं, चलो क्वेश्चन ही कर देते हैं, हेडिंग डालेंगे कैविटी प्रॉब्लम्स।
उसी से आपको समझ में आ जाएगा क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ आप लोग। कोई भी मेरे पास में मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, ये एक कोई प्लेट है, स्क्वायर प्लेट है ये, ठीक है। और इसका जो साइड है ये वाला, ये हमने मान लिया 4a है, ठीक है। पहला क्वेश्चन सीख लेना, इसके बाद में तो बच्चों वाला खेल है। और ये कहीं इसका ओरिजिन बना हुआ है, यहां पर इसका ओरिजिन है 0 0। अब क्या करते हैं कि इस पूरी बॉडी का, ध्यान से सुनना, इस पूरी बॉडी का जो डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर है हमने मान लिया सिग्मा है, ठीक है। पूरा डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर है मतलब सिग्मा, उसकी मास सरफेशियल डिस्ट्रीब्यूशन उसके अंदर में। अच्छा, अब मेरे मन में ये आई कि भाई मैं इसके अंदर से कुछ कट कर लेता हूं, और कट किया मैंने एक यहां से डिस्क, इस ओरिजिन को टच करते हुए एक डिस्क मैंने यहां से कट कर लिया, ठीक है। और ये जो डिस्क ली है यहां पर, इसका जो रेडियस है वो हमने मान लिया a है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं? इस डिस्क को मैं वहां से निकाल लेता हूं, यानी कि कोई भी पेज लो और पेज के अंदर में एक सर्किल बनाओ, और सर्किल का जो छोटा सा हिस्सा बना है उसको बाहर निकाल लो, तो शेप जो बनेगी आप लोगों की वो आप लोगों को दिमाग के अंदर में आ रही होगी। अगर नहीं आ पा रही है तो ये देखो कि ये मेरे पास में एक डिस्क थी, पूरा मतलब पूरा एक सरफेस था, उसके अंदर से मैंने ये डिस्क कट कर लिया, इतना ही से, ये थोड़ा सा यहाँ से फट गया है, तो ये पूरा डिस्क मैंने क्या कर लिया, कट कर लिया। अब ये जो डिस्क मैंने कट किया है ना, ध्यान से सुनना, एक बार ही समझाऊंगा, सब समझ में आ जाएगा इसके अंदर में। ये मेरे पास में जो पूरा डिस्क था, मतलब प्लेट थी मेरे पास में, तो आपको इनिशियली ये कुछ इस तरह की दिख रही थी, यानी कि पूरा सरफेस इसका कवर था, हर जगह पर इसके मास डिस्ट्रीब्यूशन, मास का डिस्ट्रीब्यूशन था। अब मैंने क्या किया है, इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन से इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को मैंने निकाल लिया, ये डिस्क मेरे पास में बाहर आ गई है, ठीक है भाई। और इसका रेडियस मैंने प्रोवाइड किया है a। और अब आप लोगों से जो पूछा जा रहा है वो ये पूछ रहा है कि सेंटर ऑफ मास बताओ इस ऑब्जेक्ट का, कौन सा? जब आपने इसको कट कर लिया है, यानी कि उसका मास वहां से निकाल लिया है इतना हिस्सा, तो इसका सेंटर ऑफ मास बताना है आप लोगों को। अब कहानी ये आई कि भाई ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ी ऑब्जेक्ट है, तो हम इसको सोल्व कैसे करें? हमें एक चीज जरूर पता है कि हमारे जो सेंटर ऑफ मास है m1 इंटू में x1 प्लस में m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस में m2, ये तभी वैलिड है जब मेरे पास में एक कंसिडरेशन हो पॉइंट मासेस का। जो एक सीक्वेंस मैंने आपको बताई थी ना यहां पर, ये वाली, ये हमारे पास में बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए होती है एक बड़ी ऑब्जेक्ट को उसके पॉइंट मास के फॉर्म में, ताकि मैं अपना ये फॉर्मूला इजिली लगा सकूं। ये वाला, ये बार बार मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं क्योंकि आपके दिमाग के अंदर में ये मेरे को फॉर्मूला ना छापना है, अच्छे से प्रिंट हो जाए आपके दिमाग के अंदर में कि ये आखिर कहना क्या चाह रहा है। तो बड़ी ऑब्जेक्ट्स को, इतनी बड़ी ऑब्जेक्ट को एक छोटे से पॉइंट मास के अंदर में रिप्रेजेंट करने के लिए ये तरीके होते हैं जो यहां पर टेबल आपको सिखाई गई है। तो अब हमें समझ में आया कि यार ये तो ऑब्जेक्ट तो बहुत बड़ी मेरे को गिवन है, मैं इसको सोल्व कैसे करूं? तो थोड़ा सा एक अजम्पशन की तरफ में हम चलते हैं। करने को तो आप इसको कन्वेंशनल तरीके से पिछले लेक्चर के अंदर में मैंने करवाया इसको, लेकिन इसके अंदर में मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक के साथ में, ट्रिकी मेथड के साथ में इसको सोल्व करवाता हूं। मान लेते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, मतलब जो ऑब्जेक्ट मेरे पास में गिवन है, इसका दो फॉर्मेशन हम कर लेते हैं, यही अप्रोच रखनी है आगे से। मान लेते हैं कि मैं इसको कट ही नहीं करता, ये जो हिस्सा है इसको मैं कट ही नहीं करता, तो ये हिस्सा यहां पर पड़ा रहता, ये वाला। अगर मैं इसमें से कट कर रहा हूं तो मतलब मैं इसके अंदर से प्लस सिग्मा बाहर निकाल रहा हूं, प्लस सिग्मा इसका बाहर निकाल रहा हूं, ठीक। अगर मैं ऐसा मान लूं कि इसके अंदर में एक माइनस सिग्मा और लाई कर रहा है, ये नेगेटिव मास जो है मुझे इसके अंदर में कंसिडरेशन में लाना पड़ेगा। कि मान लेता हूं कि ये जो मास मैंने निकाला है इसके अंदर में दोनों चीजें कंसिडर मतलब एग्जिस्ट करती है, एक प्लस सिग्मा और एक माइनस सिग्मा, यानी उसका निकालना जो है मेरे पास में माइनस सिग्मा, मैं उससे डिटैच कर रहा हूं, यानी कि कहें कि एक माइनस सिग्मा वाला जो डिस्क है वो वहां से बाहर निकाल रहा हूं। समझो इसको, अभी थोड़ा सा मैं और डिटेल में समझाऊंगा इसको। अब ये समझ लो कि जो भी हम प्लेट निकाल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि मैं वहां पर दोनों मासेस लाई कर रहे हैं, एक पॉजिटिव मास भी लाई कर रहा है और एक नेगेटिव मास भी लाई कर रहा है। या फिर मैं इसको ये बोल सकता हूं कि ये पूरी मेरे पास में डिस्क है जिसका मास m1 है, जो पूरी डिस्क है, मैंने कट कुछ नहीं किया उसके अंदर से, जिसका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर सिग्मा है,
प्लस सिग्मा, यानी कि ये जो प्लस है ये पूरी डिस्क के अंदर में कंसिडरेशन में है, और इसके ऊपर में मैंने एक डिस्क रखी हुई है ये वाली, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर कितना है माइनस सिग्मा। नहीं समझ में आया? कोई इशू नहीं। देखो प्लस माइनस मेरे पास में माइनस जीरो होकर यहां पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी कि कोई प्लेट ही नहीं रही है। जब दोनों यहां पर रहेंगे तो इसका मतलब यहां पर मेरे पास में कोई मास लाई नहीं कर रहा है। लेकिन मैंने थोड़ा सा ना रिवर्स में सोचना शुरू किया कि यार अगर मैं उस डिस्क को वहां रख दूं इमेजिनरी तरीके से, यहां पर मेरे पास में कोई डिस्क नहीं है, इसमें डिस्क नहीं है, मैं इसको एक बार रख रहा हूं और एक बार मैं निकाल रहा हूं, तो जो रख रहा हूं और जो निकाल रहा हूं इन दोनों का अगर मैं न्यूट्रलाइज करूं तो मेरे पास में जीरो आएगा। रख रहा हूं तो ये अपने आप में क्या बन गई है, एक पूरा डिस्क बन गया, मतलब पूरा प्लेट बन गया मेरे पास में, और पूरा बन गया है तो एक नेगेटिव मास का और लिया मैंने और इसके ऊपर में एक और रख दिया मैंने। तो पहले तो ये जब मैंने रखा हुआ था प्लस वाला तो ये अपने आप में क्या बन गई है, एक प्लेट बन गई है, और जब मैंने दूसरा वाला रखा तो इसका मतलब है कि वो नेगेटिव मास वाला है, जिसको मैं न्यूट्रलाइज करके इसको बाहर निकाल सकता हूं, तो मेरे को ये बॉडी मिलेगी। तो यही केस मैंने यहां पर यूज करने की कोशिश करी है कि हमें ये समझ में आता है कि ये मेरे पास में एक पूरा ऑब्जेक्ट मैंने मान लिया है। क्यों मान रहा हूं, क्योंकि मुझे इस स्टैंडर्ड सरफेस का, स्टैंडर्ड शेप का सेंटर ऑफ मास पता है। मुझे ये नहीं पता है कि अगर मैं टुकड़ा निकाल लूंगा, ये वाला हिस्सा निकल गया तो कितना सेंटर ऑफ मास होगा, क्योंकि मुझे अपनी कुछ स्टैंडर्ड शेप्स जो हैं उनके मुझे पता है, ये वाले स्टैंडर्ड शेप्स हैं, इनका मुझे निकालना आता है। तो मेरी जो कंडीशन है, मतलब मैं जो मेरी जो अप्रोच है उन स्टैंडर्ड शेप्स के अंदर में लाने की रहेगी। तो इसलिए मैंने इस पूरे को कहा कि ये इसके अंदर में एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि प्लस सिग्मा वाला, और माइनस सिग्मा वाला मैंने उसके ऊपर में एक प्लेट रख दी है, तो जो हिस्सा वहां पर रखा है उसको क्या कर देगा, जीरो बना देगा ये। अब देखो दो मेरे पास में स्टैंडर्ड शेप बन गई है, एक बन गया मेरे पास में स्क्वायर और दूसरा बन गया मेरे पास में डिस्क, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स मिल गए। अब इसके सेंटर ऑफ मासेस आपको पता ही है कि m1 जो है ये अपने आप में क्या है, जो इसका सेंटर ऑफ मास है वो इसके ओरिजिन पर लाई करेगा। तो ये जो पॉइंट गिवन था ये इसका ओरिजिन गिवन था, तो अब सिंपल सा बच गया कि इसका जो पॉइंट है ये मेरे पास में m1 मास है। m1 मास कौन सा, इस ऑब्जेक्ट का जो स्क्वायर हमने माना है, और इससे कितनी दूरी पर जो ऑब्जेक्ट दूसरी रखी हुई है, क्योंकि ये दूसरी ऑब्जेक्ट होगी, दो ऑब्जेक्ट हो गए ना मेरे सिस्टम के अंदर में, एक प्लस है और एक मेरे पास में माइनस है। तो ये इस ओरिजिन से ए की दूरी पर है, क्योंकि एक सरफेस मेरे पास में पूरा डिस्क बना हुआ है, तो सिमेट्री के अंदर में हमेशा उसके सेंटर पर उसका सेंटर ऑफ मास लाई करता है। ये तो पता ही है ना आपको, बार बार सिमेट्री फॉर्म में बता चुका हूं कि इसके सेंटर ऑफ मास पर, मतलब इसका जो सेंटर होगा, इसका जो ओरिजिन होगा वहीं पर, सॉरी इसके जो ओरिजिन पॉइंट होगा, जो सेंटर होगा वहीं पर इसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। तो ये इस ओरिजिन से कितनी दूरी है, दिस इज ए, तो m1 मास जो है वो इसके ओरिजिन पर लाई कर रहा है, और यहां से इसके सेंटर ऑफ मास की दूरी a है, तो ये जो डिस्टेंस बनी है ये a है। और कौन से मास की, जो हमारे पास में m2 मास है। m2 मास हमने नो डाउट ये जरूर माना हुआ है कि ये माइनस सिग्मा की एक प्लेट रखी है, और मानने के पीछे रीजन ये रहा है कि हमें उन स्टैंडर्ड शेप्स का पता है, इसलिए मैंने इन दोनों को अलग अलग एक प्लस मान लिया और एक नेगेटिव मान लिया। हमेशा यही आपको मानना है, चाहे कैसा भी काट पीट के आप लोगों को प्रोवाइड कर दें। अभी मैं दो चार और एग्जांपल दूंगा और समझ में आ जाएगा। तो m1 मास कितना आ गया भाई मेरे पास में, तो m1 मास आपका समझ में आया कि ये मेरे पास में सिग्मा थी, तो m1 मास की वैल्यू सिग्मा इंटू में लिख दूं, यहां पर लिख देता हूं सिग्मा इंटू में 4 पाई इसका गिवन था, तो 4 पाई इंटू में ए स्क्वायर, सॉरी 4a इंटू में स्क्वायर, क्योंकि इसके साइड की जो साइड की लेंथ थी वो मेरे पास में 4a थी, तो 4a का स्क्वायर आ गया। ठीक उसी तरह से जो दूसरा ऑब्जेक्ट है डिस्क, इसका मास कितना हो गया m2, दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ सिग्मा, यही होता है ना डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर इंटू में एरिया, तो डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर मेरे पास में माइनस सिग्मा है, तो मैं माइनस सिग्मा लिखूंगा इंटू में एरिया ऑफ द डिस्क, तो एरिया ऑफ डिस्क कितना आएगा पाई ए स्क्वायर, क्योंकि इसकी रेडियस जो है वो मेरे पास में ए गिवन थी, क्वेश्चन के अंदर में ऑलरेडी गिवन थी, तो ए मैंने यहाँ पर एज्यूम कर लिया, मतलब यहाँ पर लिख लिया माइनस सिग्मा इंटू में पाई ए स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो दो बॉडीज का मास मुझे पता लग गया, इसका हो गया 4 पाई 4a का स्क्वायर, और m2 जो हमारे पास में होगी माइनस सिग्मा पाई a का स्क्वायर। ठीक है भाई, दो ऑब्जेक्ट्स आपके पास में है, और ये जो था ये अपने आप में क्या था, ओरिजिन था 0 0।
और ये जो डिस्टेंस आप लोगों को गिवन थी ये ए गिवन थी। तो अब आपको क्या मिल गए, दो पॉइंट सोर्सेज मिल गए, तो पॉइंट मासेस मिल गए। तो क्या आप लगा नहीं सकते इस फॉर्मूले को, m1 x1 प्लस में m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस में m2। भाई अप्रोच तो मतलब हमारा मेन मोटिव तो इसी फॉर्मूले पर पहुंचना है ना। तो m1 मेरे पास में क्या है, ये है। लेकिन मुझे इसको आगे सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इस मास की दूरी ओरिजिन से कितनी दूरी पर है, ये खुद ही अपने आप में ओरिजिन, तो ये डिस्टेंस हमारे पास में जीरो बन जाती है। तो m2 इंटू में x2, m2 की वैल्यू प्रोवाइड कर दी, ये वाला है मेरे पास में, और x2 की वैल्यू हमारे पास में a गिवन है, m1 प्लस में m2। रखो इस वैल्यू को और आप आंसर फाइंड आउट कर लो। समझ में आ गया? नहीं आया ना तो थोड़ा सा पीछे जाके देख लो। थोड़ा सा कंफ्यूजन ये जरूर हो सकता है कि ये काट पीट के मैंने एक प्लस एक माइनस मान लिया। देखो नेगेटिव मास मैंने माना, इस नेगेटिव माइनस सिग्मा मानने का मतलब है कि मैंने नेगेटिव मास माना है। हालांकि नेगेटिव मास हमारा एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन मुझे अपने क्वेश्चन को इजी करना था। और आगे भी आपको यही रखना है। आगे अप्रोच अगर आप लोगों को मिलती है ना, ऐसे कैविटी प्रॉब्लम्स मिलती हैं, तो जहां भी आपको कटा पिटा कुछ दिखे ना, तो वहां पर अपनी शेप मान लो, जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है ना उसके अंदर में कुछ फिट कर दो, तो आपको उसकी एक्चुअल शेप मिल जाएगी, और फिर आप उसको सोल्व कर लो। माइनस सिग्मा हमारे पास में आ गया। तो ये मैंने नेगेटिव मास माना है पूरी शेप के ऊपर में, क्योंकि प्लस सिग्मा भी था, तो ये प्लेट का जो कटा हुआ हिस्सा था उसके अंदर में प्लस सिग्मा मैंने फिट कर दिया, तो ये मुझे पूरी प्लेट मिल गई। लेकिन माइनस सिग्मा का क्या करूं भाई? तो माइनस सिग्मा को कहा कि आप इसको अलग से प्लेट लो और इसके ऊपर में रख दो। तो दो अलग अलग फॉर्मेशन का ये कॉम्बिनेशन है, मतलब एक मेरे पास में प्लेट है और एक यहाँ पर जो डिस्क बनी हुई है। चलो, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ में चाहिए तो कर लो भाई, लो कर लेना इसको सोल्व। ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन बना, डिस्क मैंने काट दिया यहीं से, और ये डिस्टेंस आपको प्रोवाइड कर दी 4 मीटर है। सिग्मा की वैल्यू आपको प्रोवाइड कर देता हूँ 2 kg पर मीटर स्क्वायर है। और ये जो लेंथ गिवन है, दिस लेंथ इज कितना दें, 8 मीटर प्रोवाइड कर देते हैं। कर लो सोल्व इसको, जो भी आएगा आपका आंसर वो देख लेना। वैल्यूज को पुट करना है, कुछ नहीं बचा है इसके अंदर में, सिर्फ ये काटना है और इसके अंदर में आपकी वैल्यूज को पुट करना है। डायरेक्टली आप इस फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हैं, ये जो मैंने बनाए हुए हैं। और आप अपनी अप्रोच रखना चाहें तो आप अलग अलग इनके मान के कुछ इस तरह से, पहले एक डिस्क मान लो, उसके ऊपर में एक माइनस सिग्मा का मास रखा हुआ है -2 वाला, तो यहाँ से आप इसका मास निकाल लो m1, ये m2 निकाल लो। हमारी सारी अप्रोच क्या है कि बड़ी ऑब्जेक्ट को छोटा करना है, यानी कि पॉइंट मास इसके अंदर में करना है। तो ये एक पॉइंट मास बन जाएगा, इसका सेंटर मास आ जाएगा, ये अपने आप में एक पॉइंट मास बन जाएगा। इसके सेंटर मास इसकी दूरी आपको समझ में आती है, ये हमारे पास में ओरिजिन है 0 0। तो अब अपना फॉर्मूला लगा लो, m1 x1 प्लस में m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस में m2। अब ये तो है नहीं कि भाई हाथ पकड़ के मैं ये सिखाऊंगा कि भाई m1 कैसे निकालोगे, m2 कैसे निकालोगे। कर लो यार, इतना तो कर ही सकते हो। चलो, और करवाएं क्वेश्चन जो स्टैंडर्ड आप लोग अपनी बुक्स के अंदर में देखते भी होंगे, मतलब इस तरह के आप कर सकते हैं इसको अप्रोच। ऐसा कुछ रॉकेट साइंस अब नहीं आएगी इनके अंदर में। क्वेश्चन मैं बता देता हूँ किस तरह का पूछा जा सकता है इसके अंदर में। एक, अभी हमने स्क्वायर माना था, अब मैं मान लेता हूँ एक डिस्क मान लेता हूँ, सर्किल टाइप में मान लेते हैं, और यहाँ से मैं इसका कट कर लेता हूँ ये हिस्सा। मैंने शायद पिछली क्लास के अंदर में भी ये करवाया हुआ था। और इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ इसका ओरिजिन 0 0 आ गया। और ये जो डिस्टेंस है इसको मान लेते हैं हम ए मान लेते हैं, और जो इसका रेडियस है वो हम मान लेते हैं आर है। बस इसको सोल्व करो, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर सिग्मा है। अप्रोच आपको क्या रखनी है इसके अंदर में, आपको समझ में आता है कि दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन, ये कटा हुआ ऐसा दिख रहा है ना आपको, इसको कटे हुए को भूल जाओ, और ये मान लो कि यहाँ पर मेरे पास में एक प्लस सिग्मा रखा हुआ है और एक माइनस सिग्मा रखा हुआ है। प्लस सिग्मा रखूंगा तो ये अपने आप में बन गई कंप्लीट डिस्क, जिसका पैरामीटर डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर है प्लस सिग्मा। दूसरी डिस्क मैंने इसके ऊपर में रखी हुई है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर है सिग्मा, माइनस में आएगा। ठीक है, इसका मास निकालो m1, इसका मास निकालो m2, इसका मास दोनों का निकाल लिया आप लोगों ने। फिर इनका क्या निकालोगे आप, जो डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर है, यानी कि ये मेरे पास में सिग्मा यहाँ पर ओरिजिन पर लाई कर रहा है, ये दूरी आप निकाल लो। दूसरा मास कहाँ पर लाई कर रहा होगा, m2 की पोजीशन निकाल लो, ये m1 आपको मिल गया। क्या रह गया यार इन क्वेश्चंस के अंदर में, लो और ले लो, और ले लो एक क्वेश्चन। इतना ही शौक है आपको क्वेश्चन बनाने का, आप तो खुद भी बना सकते हो यार। लेमिना, लेमिना का भी शायद मैंने क्वेश्चन करवाया था आप लोग को, ये मैंने क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दिया, ये वाला करो इनको क्वेश्चंस को सोल्व। ये हिस्सा मैंने प्रोवाइड कर दिया था, ऐसा कुछ था,
ये थोड़ा सा गलत बन गया, कोई इशू नहीं, सिंपल छोटा सा बना लेते हैं। ये एक, ये हो गया, ये आ गया, ये वाला बीचों बीच, और ये आ गया मेरे पास में ये हिस्सा। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो आप, 4 पार्ट्स के अंदर में तोड़ लो, जो हिस्सा नहीं है उसके अंदर में कंसिडर कर लो कि कुछ रखा हुआ है, माइनस सिग्मा, मतलब इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर वो सिग्मा मैंने दिया है। ये मान लो कि पूरा अपने आप में स्क्वायर है, उसका सेंटर ऑफ मास आपको पता ही होगा, तो ये कॉम्बिनेशन हो गया दो का, एक पूरा स्क्वायर बन गया ये वाला, एक छोटा स्क्वायर बन जाएगा जिसका डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर माइनस सिग्मा है और एक का डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर प्लस सिग्मा है। इसका सेंटर ऑफ मास आपको निकालना आता है, इसका सेंटर ऑफ मास आपको निकालना आता है। डिस्टेंस मान लो कि ये हमारे पास में 4a गिवन है। ठीक है, टोटल जो डिस्टेंस है वो 4a, ये बीचों बीच इसका ओरिजिन है, यहाँ पर ये इसका ओरिजिन पॉइंट है, ओरिजिन है ये। ठीक है, फिर आप इनके सेंटर ऑफ मासेस को निकाल लो कि कहाँ पर लाई करेगा। ये m1 पोजीशन है, ये m2 पोजीशन है। कितने क्वेश्चन बना लो यार, अब इसके अंदर बचा क्या है। ये ओरिजिन मेरे पास में जो भी मास आएगा उसका ओरिजिन हम मान लेंगे, उस पोजीशन पर ओरिजिन रखा हुआ है। जो m1 आएगा उसका हम ओरिजिन मान ली, ये दोनों के बीच की डिस्टेंस आप कैलकुलेट कर लो, और फिर वही अपना बेसिक फॉर्मूला, m1 इंटू में x1 प्लस में m2 इंटू में x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला लगाओ और आपका आंसर आ जाएगा। एक और ले लो भाई क्वेश्चन, अगर आपको और ही सोल्व करना है तो। एक मेरे पास में कोई डिस्क बनी हुई है कुछ इस तरह की, ये वाला, जिसका रेडियस आपको प्रोवाइड है, दिस इज r। ठीक है, और आपको इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो आप करेंगे क्या, आप ये मान लेंगे कि जो हिस्सा हमने खाली छोड़ा है ना, यहाँ पर भी कोई डिस्क रखी हुई है, यहाँ पर भी एक डिस्क रखी हुई है जिसका पैरामीटर मतलब डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर माइनस सिग्मा और प्लस सिग्मा है। अगर वो प्लस सिग्मा के साथ में लेके आएंगे तो आपको पूरी एक डिस्क बनी हुई दिखाई देगी यहाँ पर, और ये छोटा वाला हिस्सा लेके आएंगे तो ये मेरे पास में ये वाला आ गया, अंदर वाला हिस्सा जो है। ठीक है, तो ये दो पैरामीटर्स आप लोग इसके अंदर में जोड़ेंगे, एक का माइनस सिग्मा आ जाएगा, एक का प्लस सिग्मा मेरे पास में होगा। इसका मास निकालो m1, इसका मास निकालो m2, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज आपके क्वेश्चन के अंदर में होंगी आपको डायरेक्टली पुट करना है। और ओरिजिन आप किसी भी एक पॉइंट पर मान सकते हो, यहाँ पर मान लो 0 0 इसका ओरिजिन है। ठीक है, यहाँ से आप शुरू करो इसके क्वेश्चन को, और m1 मेरे को मिल गया, m2 मेरे को मिल गया, दोनों के बीच की डिस्टेंस मुझे पता लगी, a है r है, जो भी आएगी आपकी जो कैलकुलेट करेंगे, और फिर आप अपना वही फॉर्मूला m1 x1 प्लस m2 इंटू में x2 डिवाइड बाई m1 प्लस में m2, ये फॉर्मूला लगाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखो आज का जो लेक्चर था ना, उसके अंदर में मैंने आप लोगों को जो सिखाया है वो बेसिक अप्रोच सिखाई है कि आपको क्वेश्चन को किस तरह से सीखना है। जो हमने चीज़ें एक टेबलेट करी थी, जो हमने लेक्चर की शुरुआत में देखी थी कि ये जो टेबल बनी हुई है ये सिर्फ ऐसे रखने के लिए नहीं रखी बनाई गई है, इसका बहुत बड़ा यूज़ है। जब बहुत बड़ी ऑब्जेक्ट्स हमारे पास में आती हैं, यानी कि मास जो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो उनका छोटा मास बनाने के लिए, यानी कि पॉइंट मास बनाने के लिए मुझे इन सब की जरूरत पड़ती है। और पॉइंट मास मुझे क्यों बनाना पड़ रहा है, क्योंकि मैं अपनी इस बेसिक इक्वेशन को, जो सेंटर ऑफ मास की बेसिक इक्वेशन है, उसको मैं यूज करना चाहता हूँ। तो आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। आप एक दो बार इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, और जो भी आपको सीट्स प्रोवाइडेड हैं उनके अंदर में जो भी क्वेश्चन मिलते हैं आप लोगों को सेंटर ऑफ मास के, वो आप अटेम्प्ट कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम शुरू करेंगे, या फिर मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन, जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम के अंदर में पूछे जाते हैं। वहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे सेंटर ऑफ मास का ये बेसिक पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको सेंटर ऑफ मास का बेसिक नहीं पता होगा तो समझ लो कि आपका जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है बहुत ही, ये मानो कि खराब हो जाएगा। और वो खराब हो गया तो ये समझ लो कि रोटेशनल मोशन आपका खराब हो जाएगा, वो खराब हो गया तो एंगुलर मोमेंटम खराब हो जाएगा। देखो जो अप्रोच होती है ना क्वेश्चन को, मतलब कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ना चाह रहे हैं तो उसके बेसिक से शुरू करो, स्टेप बाय स्टेप पढ़ना शुरू करो, यानी कहीं पर भी जंप करके चले जाओ, क्योंकि चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। और ये अभी तक आप लोग इतने दिनों से जुड़े हुए हैं तो आपको समझ में भी आ रही होगी चीज़ें कि किस तरह से हमें अपने क्वेश्चंस की अप्रोच रखनी चाहिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में। थैंक यू सो मच।